साल 1947 में ऐसा क्या हुआ कि भारतीय पैसा डॉलर के मुकाबले कम हो गया। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि किसी भी देश की करेंसी की वैल्यू उसके इकोनॉमिक के बेसिक प्रिंसिपल डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड करती है या बेस्ड होती है। मान लीजिए अचानक से टीवी पर न्यूज आने लगे कि $1 इक्वल टू 1 रुपी हो गया है। यह सब जितना सुनने में मजेदार लगेगा उतना सच में शॉकिंग होगा। ऐसा हुआ तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा हम लोगों के लिए। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि करेंसी की वैल्यू कौन बैठ के डिसाइड करता है। करेंसी की वैल्यू हमारे कंट्री के रिसोर्स के बेसिस पर डिसाइड होती है। फॉरेन कंट्रीज में हमारे रिसोर्सेज की डिमांड कितनी है, क्योंकि जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतना ज्यादा सप्लाई बढ़ेगी, जिससे कि पैसे की वैल्यू बढ़ती है। एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि डीजल पेट्रोल सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया जाता है हमारे देश में। अगर हम और आप ट्राई करें कि पर्सनल काम को छोड़ करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अगर यूज करें और ऐसा पूरे भारत में हो जाए तो हमारे देश को बाहर की कंट्री से पेट्रोल डीजल कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि हमारे देश को कम से कम करेंसी एक्सचेंज करनी पड़ेगी और कन्वर्जन रेट भी कम देना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे कन्वर्जन रेट क्या होता है। उसे हम एक्सचेंज रेट के नाम से भी जानते हैं, जो कि 3 तरह के होते हैं: फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एंड मैनेज एक्सचेंज रेट। एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। एक फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होता है ये भी जान लेते हैं। इसमें गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करती है या डिसाइड करती है कि हमारी करेंसी का एक्सचेंज रेट कितना होना चाहिए। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, इसमें डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होता रहता है। मैनेज एक्सचेंज रेट क्या होता है, जब कंट्री आपस में ट्रेड करती हैं तो डिसाइड करती हैं कि मार्केट में जितना डिमांड एंड सप्लाई घटेगा बढ़ेगा, उसी के बेसिस पर कंट्री की वैल्यू अप डाउन होगी, बट एक लिमिट तक। हम एक लिमिट सेट कर देंगे, जैसे कि 3 से 4% सेट कर दी गई, बस इससे ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। इसे ही फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं। दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे रीजन है करेंसी की वैल्यू अप डाउन होने के लिए, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इंफॉर्मेशन रेट, कंट्री के जीडीपी पर भी डिपेंड करता है कि कंट्री के पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, कंट्री के पास मैन्युफैक्चर पावर कितनी है जो अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है। इन सब चीजों से इंपैक्ट हमारे करेंसी वैल्यू के एक्सचेंज रेट पर पड़ता है। इन सब में एक इंटरेस्टिंग बात जानने वाली है दोस्तों कि साल 1947 से पहले फिक्स एक्सचेंज रेट होता था सभी कंट्रीज में, इंक्लूडिंग इंडिया। जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि साल 1947 में $1 इक्वल टू 1 INR होता था। तब डॉलर और रुपीज में कोई फर्क नहीं होता था। यहाँ पर सोचने वाली बात है दोस्तों कि साल 1947 के बाद इंडियन रुपीज वीक होता गया। इसके लिए आपको देश के आजादी के समय चलना होगा। वहां पर क्या हुआ था, कैसे पैसा हमारा वीक होता गया। बहुत ही सिंप्लीफाइड एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि आप लोग 2-3 लोग एक फ्लैट लेके रह रहे हैं और कुछ समय बाद आपकी फ्लैटमेट से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने लग जाती है, जिससे कि आप डिसाइड करते हैं कि नहीं, अब मैं इंडिपेंडेंट अलग रहूंगा या अपना खुद का फ्लैट लेकर रहूंगा। अब आप खुद का फ्लैट लेंगे, खुद की जरूरत की सामान लेंगे, तो इससे आपका जो पैसा है वो वेस्ट होगा या वहां पर खर्चा हो जाएगा। हर एक चीज जो भी आपके लिए जरूरी होगी उसमें आपको काफी पैसे खर्च करने होंगे या खर्च हो जाएंगे। इस तरह से कुछ मंथ तक आप प्रॉब्लम फेस करेंगे। इसी तरह से हमारा देश आजाद हुआ था। जितना पैसा देश के पास था उसे लगा दिया जाने लगा देश के डेवलपमेंट में, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि देश आजाद हो गया अब हमें डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। देश में जितनी तेजी से डेवलपमेंट हुआ उतना पैसा तेजी से खर्च होने लगा, लेकिन सरकार ने उतना पैसा कमाया नहीं अपने रिसोर्स के बेसिस पर। कई देशों से लोन भी लेना पड़ा। अब सारे पैसे सरकार डेवलपमेंट में लगाती गई। जब लोन चुकाने का टाइम आया तो सरकार ने पैसे को वीक कर दिया या डिवैल्यूएट कर दिया। अब डिवैल्यूएट करने के क्या फायदे हैं या क्या नुकसान होते हैं ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका फायदा बेसिकली हमारे देश को ही होता है। सिंप्लीफाइड एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप में से कोई रोहित नाम का एक लड़का है जिसकी शॉप आगरा के ताजमहल के बाहर है, जो कि एक कोल्ड ड्रिंक की दुकान है, जो कि एक कोल्ड ड्रिंक $1 में बेचता है। अगर डिवैल्यूएशन की पहले की बात करें तो अगर कोई भी फॉरेनर उसके यहाँ से कोई भी कोल्ड ड्रिंक खरीदता है तो $1 इक्वल टू 1 INR होगा, यानी कि जब गवर्नमेंट से वो पैसा चेंज कराएगा तो उसे ₹1 ही मिलेगा। लेकिन अगर डिवैल्यूएशन की बात करें, जो भी फॉरेनर उसके पास से कोल्ड ड्रिंक खरीदेगा वो $1 बराबर ₹83 आज की डेट में उसे मिलेंगे। इससे कि रोहित को फायदा होगा। रोहित कोल्ड ड्रिंक बेचने के साथ साथ और भी सामान अपनी दुकान में बेचने लग जाएगा, जिससे कि रोहित को काफी फायदा होगा। सेम एज वेल एज कंट्री के साथ भी ऐसा ही फायदा होता है। जब हमारे देश में डिवैल्यूएशन होता है तो हमारे देश के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विदेशी बाजारों में सस्ती होने लग जाती हैं,
जिससे कि एक्सपोर्ट में ग्रोथ होती है। जब यहाँ का पैसा सस्ता होगा, विदेशी कंपनियां भी हमारे देश में इन्वेस्ट करती हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट सस्ता पड़ेगा। उन्हें अपने कंट्री से, मान लीजिए कि यूएस में एक एम्प्लॉय हायर करने के लिए $1000 सैलरी देनी पड़ेगी, वहीं इंडिया में 15 से 16 हजार रुपए सैलरी देने पर एक अच्छा खासा एम्प्लॉय मिल जाता है। यानी कि $200 के आसपास उन्हें पर पर्सन देना पड़ेगा। यानी कि वहां पर उन्हें एक एम्प्लॉय के बदले यहाँ पर 5 एम्प्लॉय मिल जाएंगे, जिससे कि उनका काम और आसान हो जाएगा और सस्ता भी पड़ेगा। हमारे देश में लोगों को रोजगार मिलेगा। डिवैल्यूएशन के बाद कंट्री को फॉरेन कंट्री से ट्रेड महंगा पड़ेगा, जिससे कि वह सिर्फ जरूरत का सामान ही इंपोर्ट करेंगी। जब आपके पास पैसे कम होंगे तो सीधी सी बात है, आप सिर्फ जरूरत का सामान ही खरीदेंगे। इसी प्रिंसिपल पर देश भी काम करता है। जब इंपोर्ट की चीजें महंगी होंगी तो सिर्फ और सिर्फ जरूरत का सामान ही इंपोर्ट किया जाएगा, जिससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। चलिए दोस्तों, अभी जान लेते हैं कि डिवैल्यूएशन के नुकसान कौन कौन से होते हैं। देश में महंगाई बढ़ जाती है, जिसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर पड़ता है। जो लोन गवर्नमेंट ने फॉरेन कंट्रीज से लिया हुआ होता है, उसे चुकाने के लिए देश को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब अचानक से $1 = 1 रुपीज हो जाता है, तो क्या देश की आर्थिक स्थिति सही मायनों में ठीक हो जाएगी? ये सिर्फ सुनने में जितना अच्छा लगेगा, शायद हकीकत में हो पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है देश के लिए, क्योंकि ऐसा होने पर देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। जब दोनों जगह सेम पैसा ही लगेगा तो फॉरेन कंट्रीज हमारे देश में क्यों ही इन्वेस्ट करेंगी? अभी मैंने बताया कि फॉरेन कंपनी इसीलिए हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें इंडिया में एम्प्लॉयमेंट सस्ता पड़ता है। जब उन्हें इंडिया में भी $1000 देने पड़ेंगे और यूएस में भी $1000 देने पड़ेंगे, तो कंपनियां हमारे देश में क्यों ही इन्वेस्टमेंट करेंगी? तो जो कंपनियां यहाँ पर हैं भी, वो भी एग्जिट कर देंगी, जिससे कि हमारे देश में ज्यादा बेरोजगारी बढ़ जाएगी। क्योंकि आईटी सेक्टर भारत की इकोनॉमिक में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये आईटी सेक्टर क्या है? भारत में टोटल सर्विस एक्सपोर्ट में आईटी और बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सेक्टर का 55 से 60% देश के क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी में होता है। आईटी सेक्टर इंडिया में 5 मिलियन से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। साल 2023 में आईटी और बीएमपी का टोटल इनकम $245 बिलियन के आसपास था। अगर ऐसा हुआ तो उसमें काम कर रहे एम्प्लॉय पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, वह सब बेरोजगार हो जाएंगे। देश इकोनॉमिकली वीक होने लगेगा, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने लग जाएगा। आपके मन में सवाल आया होगा कि $1 = 1 INR करना क्या हमारे देश के लिए प्रॉफिटेबल होगा या नहीं? इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जिस देश के पास जितने ज्यादा रिसोर्सेस होंगे, उसी के बेसिस पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। तो जितना ज्यादा रिसोर्स होगा हमारे पास, उतना कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन इंडिया में 70% सामान इंपोर्ट करना होता है। शायद आपने एक चाइना मार्केट का नाम सुना होगा। तो चाइना कभी नहीं चाहेगा कि उसकी करेंसी स्ट्रांग हो, क्योंकि उसका सामान विश्व भर में बिकता है। अगर उसकी करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी तो उसके देश से सामान क्यों ही कोई खरीदेगा? इसी तरह इंडिया में भी कोई भी चीज इंडिया अगर बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करता है तो यही करेगा कि थोड़ा सा खरीदने वाले को सामान सस्ता पड़े और वो हमारे यहाँ से ही सामान खरीदे। जैसा कि आप अपने घर का सामान या घर का राशन लेते वक्त दुकानदार से बोलते हैं कि भैया ये थोड़ा सा सस्ता कर दीजिएगा, मैं हमेशा आपके पास से ही सामान खरीदता हूँ। 10 से 5%, 15% तक डिस्काउंट दे देता है। इनफैक्ट करेंसी स्ट्रांग और वीक होना इम्पैक्ट हमारे देश पर ही पड़ता है। आकर चीजें वहीं रुकती हैं रिसोर्स एंड सर्विसेज पर। लेकिन इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि हमें बदलना होगा। जितना कम से कम डीजल पेट्रोल का यूज हम करेंगे, उतना फायदा हमारे देश को होगा। आखिर देश भी तो हमारा ही है। अगर हम इस देश को नहीं संभालेंगे तो सरकार कुछ नहीं कर सकती है। सिर्फ नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। अपने देश के लिए कुछ कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ही लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।